हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर इन अल्टरनेटिंग करंट। पावर जो आपने पढ़ा है पहले इलेक्ट्रिक करंट में, तो इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे डीसी करंट होता था। डीसी करंट के लिए फॉर्मूला होता था V इंटू आई, यानी कि वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन आपका क्या कहलाता है, पावर। तो यहाँ पे भी पावर वही होता है, लेकिन यहाँ पे करंट और वोल्टेज दोनों जो होते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते हैं, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला कुछ अलग तरीके से रहेगा। तो क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट पी एवरेज इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई, ठीक है। या इसकी हेडिंग के अकॉर्डिंग हम इसका डेरिवेशन करेंगे, पावर इन अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट में जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है वोल्टेज का और करंट का। लेकिन कौन से वोल्टेज और कौन से करंट का, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का। ओके, आगे हम स्टार्ट करते हैं। लेट एट एनी इंस्टेंट टी, किसी इंस्टेंट टाइम टी पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट ऑफ एसी सर्किट आर गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दो इक्वेशन हमको गिवन है। एक कोई इंस्टेंटेनियस टाइम हमने लिया है, ठीक है। तो टी टाइम पर वोल्टेज और करंट दोनों में कहीं ना कहीं फेज डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आप दोनों, जैसे V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी आपको सीन हो रहा है यहाँ पे, और I इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई दोनों सीन हो रहा है। तो बच्चों आपको क्या करना है कि आप चाहे तो V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई ले सकते हैं, और I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ले सकते हो ना, दोनों तरीके से ले सकते हो। आप माइनस फाइव इसके साथ भी ले सकते हो, इसके साथ, या प्लस भी ले सकते हो। तो जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको किसको क्या लेना है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम फेज डिफरेंस इसमें लेंगे इसी, ठीक है। तो फाई क्या है यहाँ पे, फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, ओके। सो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आता है P इक्वल्स टू वी आई। V की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, और I की वैल्यू पुट कर देते फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। फर्स्टली आई नोट को हम आगे लेकर आते हैं, तो आपका जो बाद में क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी, ये आपका बचा हुआ है, और पीछे से बचा हुआ है साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ओके। तो देखिए यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिल गई है, P इक्वल्स टू वी नोट आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब क्या करना होगा, अब इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एक इक्वेशन बताने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 2 से डिवाइड भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से क्या कर दिया, डिवाइड ना, 2 से आपने क्या कर दिया, यहाँ पे गुणा कर दिया, 2 से भाग लगा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली, देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है। अगर आपके पास 2 साइन ए और साइन बी है, तो वहाँ पे इसकी जगह आप लिख सकते हो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है। तो हमने ऐसा ही किया, P इक्वल्स टू 1/2 वी नोट आई नोट, तो एज इट इज़ है। जैसे ही आपने कोस ए माइनस बी किया, तो कोस ए माइनस बी करने पर आपने ए की जगह ओमेगा है, और माइनस आपने कर दिया बी की जगह ओमेगा टी माइनस फाइव है, ठीक है। जब आप यहाँ से ब्रैकेट रिलीज करेंगे तो माइनस ओमेगा टी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचेगा फाइव। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, P इक्वल्स टू 1/2 वी नोट आई नोट कोस फाइव माइनस, फिर जब हम ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी करने पर आपके पास मिल जाएगा 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। तो सिंपली आप इसको सोल्व करके देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। चलिए देखिए, अब आपके पास 1/2 वी नोट आई नोट के साथ 2 टर्म्स है, कोस फाइव और एक है कोस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। तो ये जो सेकेंड वाली टर्म है, ठीक है। अभी आप इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे थे, इंस्टेंटेनियस किसी टाइम टी पर, टी टाइम पर कोई किसी पावर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे उसका फॉर्मूला ये हो गया। अब हम एक कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे ना, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है साइकिल की फॉर्म में चलता है, ठीक। तो इन अ कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ कोस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव बिकम्स 0, ठीक है। कंप्लीट साइकिल में जो आपकी सेकेंड वाली टर्म है, यानी कि कोस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, इसकी वैल्यू होने वाली है 0। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपके पास सिर्फ कोस
फाइव बचेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि अब आपका पी जो है वो टी टाइम पर इंस्टेंटेनियस था, लेकिन अब बन चुका है आपका पी एवरेज, और यहाँ पे टर्म जीरो हो चुकी है, तो सिर्फ बचेगा आपका कोस फाइव। तो हमने लिखा है 1/2 वी नोट आई नोट कोस फाइव। ठीक है, ये एक कंप्लीट साइकिल की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए जो यहाँ पे टू है, इस टू को हम लिख सकते हैं, टू को आप क्या लिख सकते हैं, टू को आप लिख सकते हैं, टू कैन बी रिटर्न एज √2 इंटू √2। ठीक है, हम इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो वी नोट के डिवाइड में √2 लिख दिया, आई नोट के डिवाइड में √2 लिख दिया, साथ में कोस फाइव है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। आप जानते हो वी नोट बाई √2 और आई नोट बाई √2 की वैल्यू क्या होती है। तो वी नोट बाई √2 की वैल्यू होती है VRMS, और आई नोट बाई √2 की वैल्यू होती है IRMS। तो वैल्यू पुट करने पर आपको मिलेगा पी एवरेज इक्वल्स टू VRMS IRMS कोस फाइव। और यही डेरिवेशन जो है आपको इक्वेशन नंबर 3 हम इसको दे देंगे, और यही आपको सोल्व करना था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में ही दिया था कि प्रूव दैट पी एवरेज इक्वल्स टू VRMS IRMS कोस फाइव। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, तो इसको करना है। तो ये आपका डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपकी एग्ज़ाम्स के हिसाब से, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, यानी कि आपका जो डेरिवेशन यहाँ पे मिला है फाइनल डेरिवेशन, इसके कुछ टर्म्स हैं जो हम देखेंगे। तो क्या क्या टर्म्स हैं देखते जाइए। सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, यानी पी एवरेज इक्वल्स टू VRMS IRMS कोस फाइव। यहाँ से हम देखेंगे। तो देखिए इसमें ये वाली जो टर्म है, ये VRMS और IRMS है ना, VRMS और IRMS। तो V और I का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, P। तो इसको PRMS बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, PRMS। तो मैंने यहाँ पे लिखा है VRMS इंटू IRMS इज नोन एज PRMS। इसका नाम रहेगा वर्चुअल पावर ऑफ सर्किट, सर्किट की वर्चुअल पावर। ठीक है, क्योंकि ये वर्चुअल वैल्यूज ऑफ वोल्टेज है ना, दिस इज वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड दिस इज वर्चुअल पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको बोल दिया PRMS, क्योंकि दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो इसको आप एक नाम बोल सकते हैं वर्चुअल पावर ऑफ सर्किट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा वी कैन राइट एज पी एवरेज। पी एवरेज का जो फॉर्मूला था आपका ये वाला, इसमें आपने VRMS IRMS को अगर आपने PRMS लिख दिया तो ये हो जाएगा कोस फाइव। ओके, अब हम बात करते हैं कोस फाइव क्या होता है। तो कोस फाइव इज कॉल्ड पावर फैक्टर ऑफ सर्किट। कोस फाइव को जो है हम पावर फैक्टर बोलते हैं। और अगर आप और भी वैल्यूज़ की जानना चाहते हो, तो जब आप LCR सर्किट को सोल्व करोगे तो आपको वहाँ पे कोस फाइव की जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलेगी Z/R। ठीक है, जब आप कोस निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, Z/R। Z यहाँ पर जो है इम्पीडेंस है और R जो है रेजिस्टेंस है। ओके, फोर्थ वाला है आपका पी एवरेज ऑल्सो रिटर्न एज। पी एवरेज को और कैसे लिख सकते हो आप, तो पी एवरेज को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि एवरेज पावर, पी एवरेज को बोलेंगे एवरेज पावर इक्वल्स टू वर्चुअल पावर, वर्चुअल पावर यानी कि PRMS, और इसको बोल देंगे पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये इसका एक और नाम रहेगा। कभी एग्जाम में गलती से इस तरीके से आ जाए तो भी आपको इसको कर देना है। ठीक है, अब स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस क्या रहेंगे। तो देखिए स्पेशल केसेस में आप देखेंगे कि पहला वाला केस है व्हेन AC सर्किट ओनली ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर किसी सर्किट में केवल ओमिक रेजिस्टेंस है, यानी कि उसमें एक कंडक्टर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस R है, तो इन दिस कंडीशन वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, है ना। इस कंडीशन में वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन जो रहेगी सेम फेज में रहेगी, और सेम फेज में रहेगी तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, 0। तो जो डेरिवेशन आपने किया है उस डेरिवेशन में आपको मिलने वाला है VRMS IRMS कोस फाइव। तो कोस फाइव हो जाएगा आपका, है ना, क्या हो जाएगा 0, कोस फाइव हो जाएगा 0, और कोस 0 हो जाएगा आपका, कोस फाइव आपका 0 हो जाएगा। तो कोस 0 को लिखेंगे, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी एवरेज हो जाएगा VRMS इंटू IRMS। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो पी एवरेज है वो आपको, पी एवरेज यानी कि एवरेज पावर जो आपको मैक्सिमम मिल रहा है,
थस मैक्सिमम एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन दिस केस। इस केस में मैक्सिमम एनर्जी जो आपकी खर्च होने वाली है, ठीक है। किस केस में? जब क्या लगा हो? रेजिस्टेंस लगाओ। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या बताता है कि व्हेन एसी सर्किट कंटेन्स ओनली कैपेसिटर, अगर आपके सर्किट में केवल और केवल क्या लगा है? कैपेसिटर लगा है। तो इन दिस केस द करंट लीड्स विद वोल्टेज बाय पाई बाई 2 रेडियन। ओके, आपको पता होगा कि अगर सर्किट में क्या लगा हो? सिर्फ कैपेसिटर लगा हो तो इसका जो वोल्टेज होता है उससे 90 डिग्री जो है यानी कि पाई बाई 2 लीड करता है। कौन? करंट लीड करता है। करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे होता है, ठीक है। तो फाई इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 है। कोस फाई की वैल्यू जब रखेंगे तो फाई की वैल्यू रख देंगे हम माइनस पाई बाई 2, लेकिन कोस माइनस थीटा बराबर होता है थीटा, तो कोस पाई बाई 2 आएगा। और कोस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0। कोस 90 की वैल्यू क्या जाती है? 0। तो हम वापस से जब इक्वेशन का यूज़ करेंगे पी एवरेज वाली इक्वेशन, तो पी एवरेज वाली इक्वेशन में वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू हो जाएगा 0, और 0 का जैसे मल्टीप्लाई होगा तो पी एवरेज हो जाएगा 0। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि नो पावर लॉस ऑकर्स, करंट ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड वोल्टेज करंट, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार से पावर का लॉस नहीं होता है, और जो करंट इसमें फ्लो होता है वो करंट होता है वोल्टलेस करंट, ठीक है। तो किसी भी कैपेसिटर में जो करंट फ्लो होता है वो वोल्टलेस करंट होता है, ठीक है। सेम एक लास्ट स्पेशल केस इसका, व्हेन एसी सर्किट कंटेन्स ओनली इंडक्टर, अगर ऐसे सर्किट में केवल इंडक्टर लगा हो, ठीक है, आपकी कोइल लगी हो, केवल और केवल एक कोइल लगी हुई है, तो इन दिस केस द करंट इज लेगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाय पाई बाई 2 रेडियन। इस बार लेग करेगा कौन? लेग करेगा आपका करंट लेग करेगा, और वो पीछे होगा किससे? वोल्टेज से। कितना? पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। इसका फेज डिफरेंस रहेगा पाई बाई 2, लेकिन कौन आगे रहेगा? तो वोल्टेज आगे रहेगा। वोल्टेज क्या रहेगा? आगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ कि ये हम अगर बनाएंगे तो आई की डायरेक्शन ये है, और वी एल की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पे जो आपका फाई है इसकी वैल्यू है पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, और यहाँ पे लीड कौन कर रहा है? वोल्टेज लीड कर रहा है, और करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है, ठीक है। तो फाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास पाई बाई 2। कोस फाई की जगह जब आप पाई बाई 2 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 0। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यानी कि आपका जो फॉर्मूला है पी एवरेज इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस, इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो 0 को जब आप मल्टीप्लाई करो तो पी एवरेज आ जाएगा 0। तो सेम कंडीशन आएगी, नो लॉस ऑफ पावर, पावर का कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है, पावर का कोई लॉस नहीं होगा। देयर फॉर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज वोल्टलेस करंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा इस सर्किट से वो भी क्या होगा? वोल्टलेस करंट। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया कि 3 केस है। अगर रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे पावर जो होगा मैक्सिमम होगा, एवरेज पावर क्या होगा? मैक्सिमम। अगर आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर के केस में पी एवरेज हो जाएगा 0 और करंट हो जाएगा वोल्टलेस करंट, ठीक है, वोल्टलेस करंट। और थर्ड वाला, ठीक है, यहाँ अच्छा रेजिस्टेंस में क्या होगा? रेजिस्टेंस में करंट जो होगा मैक्सिमम यहाँ पे खर्च होने वाला आपका, ठीक है। और अब लास्ट वाला आपका इंडक्टर है, और इंडक्टर के केस में भी आपका जो पी एवरेज वो 0 आने वाला है, तो करंट हो जाएगा यहाँ पे वोल्टलेस करंट। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा, है ना। हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको अगर ये समझ में आया तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।